तो हमारे चैनल की एक बिल्कुल नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है सालार। ये मूवी एक एक्शन पैक्ड थ्रिलर है जिसमें आपको फुल एड्रेनलिन रश मिलेगा। सालार की कहानी एक डेंजरस और मिस्टीरियस मैन की है जो अपने पास से भागकर अपने दुश्मनों से बदला लेने की कोशिश करता है। मूवी में इंटेंस एक्शन सीक्वेंस है, ग्रिपिंग और स्टोरी लाइन और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स भी है जो आपको अपने सीट से चिपका के रखेगी। अब क्योंकि मैंने ये मूवी देख ली है तो मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर आपको एक्शन और थ्रिलर मूवीज़ पसंद है तो ये सालार आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये मूवी इंटेंस, हाई एनर्जी और फुल ऑफ ट्विस्ट है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सालार की कहानी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और इसकी पूरी जर्नी बताऊंगा ताकि आप घर बैठे इस मूवी का पूरा मज़ा ले सके। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में सालार लिख दीजिए ताकि हमें ये पता चल सके कि आपको सभी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है। और हाँ, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको देखने सके। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं सालार की कहानी का सफ़र। तो दोस्तों, KGF के बाद अब डायरेक्टर प्रभास नील की एक और धमाकेदार मूवी रिलीज़ हो गई है, वो भी हमारे बाहुबली स्टार प्रभास के साथ। आजकल बड़ी मूवीज़ के 2 पार्ट में बनना बहुत कॉमन होते जा रहा है और अब सालार भी इसी कैटेगरी में शामिल हो गई है। इस फिल्म के पहले पार्ट सीज फायर में हमें बहुत ज़बरदस्त स्टोरी और एक्शन देखने को मिला, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारी बातें सस्पेंस रखी गई हैं जो कि इसकी अगली पार्ट में दिखाई जाएंगी। अगर आप इस मूवी को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं सालार मूवी के पार्ट 1 को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो बिना किसी देरी के आइए देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इस मूवी की स्टोरी काफ़ी घुमा फिरा के दिखाई गई है, लेकिन आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसे सीधे सीधे ही समझाऊँगा। ये कहानी है खानसा नाम की एक शहर की जो कि इंडिया का ही पार्ट है, लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लगभग 100 साल पहले काफ़ी सारे खतरनाक डाकू एक जंगल में रहते थे। उन डाकू के 3 कबीले थे, मुनार कबीला, शौर्य कबीला और घनिया कबीला। इन 3 कबीलों ने मिलकर अपने उस गढ़ को बहुत मजबूत बना लिया था और उन्होंने उस जगह का नाम दिया खानसार, जिस पर अंग्रेज भी हुकूमत नहीं कर पाए। फिर आज़ादी के बाद जब भारत के नेता खानसार को अपने नक्शे में शामिल करने चाहा, तब उनके डाकू के मुखिया शिव मनार ने दिल्ली जाके खानसार को भारत के नक्शे से ही मिटा दिया और उन्होंने संविधान को भी मनाने से इनकार कर दिया। भारत का कानून खानसार पर लागू नहीं था, पर उन डाकू की दहशत पूरी देश में फैली हुई थी और वो कहीं भी कुछ भी कर सकते थे। लेकिन अब पूरी देश में बहुत लूट मार करने की बजाय वो सिर्फ गैर कानूनी धंधे वालों से ही कमीशन लेना शुरू कर दिया। इससे वो लोग बहुत ताकतवर और अमीर हो गए। लेकिन इस बढ़ती दौलत की वजह से शिव मनार को ये डर सता रहा था कि इससे डाकू के बीच में आपसी जंग ना शुरू हो जाए। इसलिए उन्होंने खानसार को एक सिस्टम में बांधने का फैसला किया और खुद की एक कानूनी किताब लिखी, निबंधन, जिसके हिसाब से उन्होंने खानसार को 101 पार्ट में बांट दिया और हर पार्ट का एक नेता घोषित किया। सबसे कम दर्जे के नेता थे काबर और उससे ऊपर थे सरदार और सबसे ज़्यादा पावर थी कर्ता यानी राजा के पास, जो कि फ़िलहाल शिव मनार थे। फिर 1985 में शिव मनार की मौत हो गई और अब शौर्य कबीला के मुखिया की राजा बनने की बारी थी। लेकिन शिव मनार के बेटे राज मनार को ये मंजूर नहीं था। वो अपने पिता की गद्दी छोड़ने नहीं चाहता था, इसलिए वो अपनी फ़ौज की मदद से पूरी शौर्य कबीले को नींद में ही मरवा डालता है और खुद खानसार का कर्ता बन जाता है। अब वहाँ पर सिर्फ 2 ही कबीले बचे थे, मनार और घनिया। इस सब के बीच खानसार में एक दिलचस्प घटना होती है। राज मनार की 2 बीवियाँ थीं। पहली बीवी के 2 बच्चे थे, बेटा रुद्र और बेटी राधा राम। इन दोनों को बहुत इज्जत मिलती थी, लेकिन राज मनार की दूसरी बीवी के बेटे वर्धा और बच्ची को ज़्यादा इज्जत नहीं मिलती थी। रुद्र और राधा वर्धा और उसके भाई से नफरत करते थे, पर इसके बावजूद वर्धा को बराबरी का हक मिलता है और उसे रुद्र के जैसा ही एक सरदार बनाया जाता है। वर्धा का एक जिगरी दोस्त था, देवा, जो कि शौर्य कबीले का एक लड़का था। वो बहुत ज़्यादा हिम्मत वाला और ख़तरनाक इंसान था, जो कि वर्धा के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देता था। वर्धा उसे अपना सालार बोलता था, मतलब खास सेनापति। फिर बाद में जब राज मनार ने घनिया के साथ मिलकर शौर्य को मारना शुरू किया, तब वर्धा ने अपने दोस्तों को बचाने का फैसला किया। क्योंकि देवा शौर्य कबीले का था, उस टाइम घनिया कबीले के लोग देवा और उसकी मां को मारने उनके घर गए थे। तब वर्धा वहां जाता है और देवा के परिवार को बचाने के लिए अपना सरदार
का एक कड़ा घनिया के कबीले के एक आदमी को दे देता है। लेकिन राजमनार से ये बात छुपाई जाती है कि वर्दा ने एक शौर्य को बचाने के लिए अपना कड़ा उतारा है। फिर वर्दा देवा और उसकी माँ को खानसार से बाहर भेज देता है ताकि वो सुरक्षित रहे। जाने से पहले देवा उसे वादा करता है कि वर्दा जब भी उसे किसी काम के लिए बुलाएगा तो वो ज़रूर वापस आएगा। इसके बाद देवा और उसकी माँ गुजरात चले जाते हैं और वहीं रहने लगते हैं। इधर वर्दा को सरदार के पद से हटाकर कापर बना दिया जाता है, जिस वजह से उसकी इज्जत और दौलत काफ़ी कम हो जाती है और उसके बाद पिता उसे घर से निकाल देते हैं। इस तरह से 25 साल बीत जाते हैं और अब 2010 में पहली बार खानसार में विद्रोह की शुरुआत होने लगती है। एक दिन अचानक राजमनार को ये खबर मिलती है कि खानसार में किसी ने गुमनाम रूप से बहुत सारे हथियारों की खरीदारी की है। असल में वहाँ कर्ता के खिलाफ साजिश चल रही थी। इसका पता लगने के लिए राजमनार कुछ दिन के लिए खानसार से बाहर जाने का फैसला करता है और अपनी जिम्मेदारी राधा राम को सौंप देता है। पर राजमनार के जाने से पहले उसका दामाद भैरवा उसे बोलता है कि उन्हें वर्धा को माफ़ करके उसे फिर सरदार बना देना चाहिए। इसके लिए राजमनार तैयार हो जाता है और वहाँ रंगा नाम के एक आदमी से उसकी सरदार की कुर्सी मांग लेता है। रंगा असल में उसी घनिया का बेटा था जिसे 25 साल पहले वर्दा ने सरदार का कड़ा दिया था। रंगा ने अपना कड़ा दे दिया था, इसीलिए राजमनार उसी से सरदार की कुर्सी वापस मांगता है। लेकिन रंगा इससे बहुत गुस्सा हो जाता है और वो राजमनार के खानसार से जाने के बाद वर्दा को मारने की कसम खा लेता है, क्योंकि खानसार से निबंधन में लिखा था कि कोई भी अपनी ताकत साबित करके दूसरे की कुर्सी छीन सकता है। और क्योंकि रुद्र अपने सौतेले भाई वर्धा से नफरत करता था, इसीलिए वो भी रंगा के साथ मिल जाता है और वो दोनों एक रात अपनी फ़ौज लेकर जाते हैं और वर्धा के कई साथियों को मार डालते हैं। फिर जब वो वर्धा को मारने ही वाले होते हैं तब उन्हें राजमहल से बुलावा आ जाता है, जो कि राधा ने भेजा था। हालांकि वो भी वर्धा के से नफरत करती थी, लेकिन राधा ने अपने पिता की इच्छा का सम्मान कर रही थी, इसीलिए वो वर्धा को बचा लेती है। और क्योंकि अभी हर तरफ जंग का माहौल चल रहा था, इसीलिए उसे रोकने के लिए राधा खानसार में सीज़ फायर का ऐलान कर देती है। सीज़ फायर मतलब कुछ समय के लिए लड़ाई पर रोक। पर रुद्र को ये मंजूरी नहीं थी और वो वर्धा को मारने के अलावा अपने पिता की गद्दी भी हड़पना चाह रहा था। इसीलिए वो सीज़ फायर हटाने के लिए वोटिंग का प्रस्ताव रखता है, जिससे मान लिया जाता है और 9 दिन बाद वोटिंग रखी जाती है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये यकीन था कि वोटिंग में सीज़ फायर को हटा दिया जाएगा और वो फिर से जंग शुरू कर पाएंगे। इसलिए हर कोई वोटिंग से पहले ही अपनी अपनी फ़ौज बनाने में लग जाता है ताकि सीज़ फायर हटते ही वो राजा की कुर्सी के लिए लड़ पाए। इस समय वर्धा की टीम में बहुत कम लोग थे और उसकी जान को सबसे ज़्यादा खतरा था, पर उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी कोई फ़ौज बना पाए। इसलिए वो अपने सालार यानी देवा को खानसार में वापस लाने का फ़ैसला करता है, क्योंकि देवा अकेले ही फ़ौज के बराबर था और वो वर्धा के लिए कुछ भी कर सकता था। इसलिए वर्धा अपने साथी बिलाल को लेकर गुजरात चला जाता है और वो देवा को खानसार में वापस लाता है। वोटिंग रखी जाती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये यकीन था कि वोटिंग में सीज़ फायर को हटा दिया जाएगा और वो फिर से जंग शुरू कर पाएंगे। इसलिए हर कोई वोटिंग से पहले ही अपनी अपनी फ़ौज बनाने में लग जाता है ताकि सीज़ फायर हटते ही वो राजा की कुर्सी के लिए लड़ पाए। इस समय वर्धा की टीम में बहुत कम लोग थे और उसकी जान को सबसे ज़्यादा खतरा था, पर उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी कोई फ़ौज बना पाए। इसलिए वो अपने सालार यानी देवा को खानसार में वापस लाने का फ़ैसला करता है, क्योंकि देवा अकेले ही फ़ौज के बराबर था और वो वर्धा के लिए कुछ भी कर सकता था। इसलिए वर्धा अपने साथी बिलाल को लेकर गुजरात चला जाता है और वो देवा को खानसार में वापस लाता है। यहाँ पर देवा वर्धा की बेइज्जती और खानसार के बुरे लोगों को देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और वो एक दिन विष्णु नाम के एक आदमी, जो कि एक सरदार का बेटा था और वो ऑपरेशन जुर्म करता था, उससे भिड़ जाता है। देवा वहाँ अकेले ही विष्णु और उसके सभी साथियों को मार डालता है, जिसकी वजह से विष्णु के बाप नारंग बहुत भड़क जाते हैं। फिर देवा और वर्धा को एक अदालत में पेश किया जाता है, जहां नारंग उन दोनों को सज़ा देने वाला था। वहां जब नारंग वर्धा को हाथ लगाता है तब देवा उसे सबके सामने मार डालता है। फिर वर्धा और देवा को एक जेल में कैद कर दिया जाता है।
अब वोटिंग में बस एक दिन बचा था और क्योंकि वर्धा के पास भी कापर होने की वजह से वोटिंग का अधिकार था, इसलिए राधा उसे जेल में आकर बोलती है कि वो सीज़ फायर के पक्ष में वोट डाले ताकि उसके पिता की इच्छा के लिए वो बच जाए और खान सार पर फिर ठंडा हो जाए माहौल। फिर वोटिंग का दिन आता है और ज़्यादातर लोग सीज़ फायर के खिलाफ वोट डालते हैं, लेकिन तभी अचानक राज मनार वहां पहुंच जाता है, जिसका वोट मिलाकर सीज़ फायर हटाना और नहीं हटाने का फैसला तय हो जाता है। अब वर्धा के वोट पे ही सब निर्भर था, लेकिन वो सीज़ फायर के खिलाफ वोट दे देता है क्योंकि वो चाहता है कि खान सार में अब जंग को, ताकि वो उसमें हिस्सा लेकर देवा की मदद से सबको हरा दे। पर क्योंकि वर्धा ने राधा के खिलाफ जाकर वोट दिया था, इसीलिए वो उस पर बहुत गुस्सा हो जाती है और वो वर्धा और उसके साथियों को मारने का हुक्म दे देती है। इस मौके का फ़ायदा उठाकर रंगा वर्धा को पकड़ लेता है और वो उसके ऊपर बहुत सारे खूंखार पागल छोड़ देता है। तभी वर्धा उनसे लड़ना शुरू करता है। उधर जब राधा के गुंडे वर्धा के भाई और उसके दोस्तों को मारने की कोशिश करते हैं, तब देवा उन सब लड़के उन्हें ख़त्म कर देता है। फिर वो वर्धा की मदद करने जाता है और वो दोनों मिलकर उन सब पागलों और रंगा को मार डालते हैं। इसके बाद वर्धा देवा को बोलता है कि अब उसे सिर्फ सरदार नहीं बनना है, बल्कि वो पूरे खानसार पर राज करना चाहता है। तभी देवा अपने दोस्ती की इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ राजमनार अपनी बेटी को बताता है कि उसने ये पता लगा लिया है कि किसने उसके खिलाफ हथियारों की खरीदी की है। ये काम घनिया कबीले के लोगों ने किया था, जो कि खानसार पर कब्जा करने के लिए जंग की तैयारी कर रहे थे। इसके अलावा और भी लोग थे जो कि राजमनार के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। उसमें से ही एक था उसका बेटा रुद्र, जो कि अपने मामा के साथ मिलकर अपना पिता की ही गद्दी हड़पना चाह रहा था। इनके अलावा राज मनार का सबसे बड़ा दुश्मन था उसका दामाद भैरवा, जो कि मनार कबीले का नहीं था, वो असल में शौर्य कबीले का था। भैरवा के एक साथी से राज मनार और राधा को पता चलता है कि 25 साल पहले जब शौर्य कबीले को मारा गया था, तब उस कबीले से लोगों ने अपने बच्चों को एक खुफिया सुरंग में भेजकर बचा लिया था और वो सारे बच्चे बदले की तैयारी कर रहे थे। उनका नया लीडर था भैरवा, जो कि राजमहल में रहकर सबको एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहा था और उन्हें कमज़ोर बना रहा था, जिससे बदौलत अब सब माहौल तैयार हो गया था कि शौर्य कबीले वाले अपना बदला ले सके। पर वो लोग कर्ता की कुर्सी नहीं छीनना चाहते थे, बल्कि वो राज मनार को उसकी कुर्सी के साथ जिंदा जलाने वाले थे और पूरी मनार कबीले को ख़त्म करना चाहते थे। लेकिन सिर्फ एक ही शौर्य था जो कि उनके साथ नहीं था, और वो था देवा। देवा असल में एक आदमी का बेटा था जो शौर्य कबीले का था, जिसे 25 साल पहले खानसार का राजा बनना था, लेकिन राजमनार ने उसे मार दिया था। इस हिसाब से देवा को राजा की कुर्सी का हक था, लेकिन वो उल्टा राजमनार के बेटे वर्धा का साथ दे रहा था। ये सब 2010 की बात है। इसके बाद क्या हुआ ये फिल्म में नहीं दिखाया जाता है। बस हमें ये पता चलता है कि बाद में वर्धा खानसार का राजा बन जाता है और फिर किसी वजह से देवा और वर्धा में दुश्मनी हो जाती है, जिसके बाद देवा अपनी माँ के साथ भाग जाता है और छुपने लगता है। देवा असल में एक आदमी का बेटा था जो शौर्य कबीले का था, जिसे 25 साल पहले खानसार का राजा बनना था, लेकिन राजमनार ने उसे मार दिया था। इस हिसाब से देवा को राजा की कुर्सी का हक था, लेकिन वो उल्टा राजमनार के बेटे वर्धा का साथ दे रहा था। ये सब 2010 की बात है। इसके बाद क्या हुआ ये फिल्म में नहीं दिखाया जाता है। बस हमें ये पता चलता है कि बाद में वर्धा खानसार का राजा बन जाता है और फिर किसी वजह से देवा और वर्धा में दुश्मनी हो जाती है, जिसके बाद देवा अपनी माँ के साथ भाग जाता है और छुपने लगता है। इसके अलावा राधा रामा भी देवा से नफ़रत करने लगती है और उसे मारना चाहती है। फिर हमें सीधा 7 साल बाद यानी 2017 का वक्त दिखाया जाता है, जहां कृष्णकांत नाम का एक बड़ा बिजनेसमैन, जो पहले खानसार के राजा के लिए काम करता था, अब राधा रामा के लिए काम करने लगा। के लोगों उसे मारने के लिए ढूंढ रहे थे, क्योंकि कृष्णकांत ने 7 साल पहले देवा को बचाने के लिए खानसार से गद्दारी की थी।
इसलिए वो अपने जान बचाने के लिए अब अमेरिका में रह रहा था। इसके अलावा राधा रामा भी देवा से नफरत करने लगती है और उसे मारना चाहती है। फिर हमें सीधा 7 साल बाद यानी 2017 का वक्त दिखाया जाता है, जहां कृष्णकांत नाम का एक बड़ा बिजनेसमैन जो पहले खानसार के राजा के लिए काम करता था, अब राधा रामा के लोगों उसे मारने के लिए ढूंढ रहे थे। फिर एक दिन कृष्णानंद की बेटी आद्या अपने पिता को बिना बताए इंडिया आ जाती है। तब राधा रामा के गुंडे कृष्णानंद से बदला लेने के लिए उसकी बेटी को किडनैप कर लेते हैं। कृष्णानंद अपनी बेटी को बचाने के लिए वर्धा के पुराने साथी बिलाल से मदद मांगते हैं, जो अब देवा की तरह वर्धा से अलग हो गया है। बिलाल आद्या को गुंडों से बचाता है और उसे आसाम के टिनसुकिया गांव ले जाता है, जहां देवा और उसकी माँ रहते हैं। क्योंकि कृष्णानंद ने देवा की मदद की थी, इसलिए देवा उसकी बेटी को अपने पास छुपाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन फिर राधा रामा के लोगों तक ये खबर पहुंच जाती है कि आद्या टिनसुकिया गांव में है। तब कई सारे गुंडे उस गांव में आके आद्या को पकड़ लेते हैं, लेकिन देवा उसे नहीं बचाता, क्योंकि उसकी माँ ने उसे कसम दी थी कि वो किसी पे हाथ नहीं उठाएगा। लेकिन फिर देवा की माँ उसे आद्या को मदद करने के लिए कहती है, इसलिए देवा उन गुंडों को मार देता है। उसके बाद देवा और उसकी माँ आद्या को छोड़कर उस गांव से भाग जाते हैं, क्योंकि उन गुंडों को मारने से ये खबर फैल हो गई थी कि देवा टिनसुकिया गांव में है। फिर जब बिलाल भी आद्या के साथ वहां से भागने की कोशिश करता है, तब राधा रमा के और भी गुंडे वहां आकर उन दोनों को पकड़ लेते हैं और उन्हें एक सील्ड व्हीकल में बैठाकर खानसार ले जाने लगते हैं। वो सील असल में देवा के हाथ पर बना एक टैटू था, जिसे 7 साल पहले देवा ने वर्धा को खानसार का राजा बनने के बाद उसका शक्ति प्रतीक डिक्लेयर कर दिया था। देवा ने एक नया नियम बनाया था कि कोई भी अगर उस सील वाले सामान को रोकेगा तो उसे मार दिया जाएगा। तब से वर्धा उस सील का इस्तेमाल करके अपना इल्लीगल काम कर रहा था। अब जब देवा ये देखता है कि आद्या और बिलाल को सील लगाकर खानसार ले जाया जा रहा है, तो वो बीच में आकर उनका रास्ता रोकता है और सबको मार देता है। फिर वो आद्या को बिलाल के साथ ही किसी सेफ जगह भेज देता है और रास्ते में बिलाल आद्या को खानसार की पूरी कहानी सुनाता है। दूसरी तरफ राधा रमा काफ़ी खुश होती है, क्योंकि उसका प्लान कामयाब हो गया था। असल में उसे देवा और वर्धा दोनों से बदला लेना था, लेकिन उन दोनों से लड़ना और जीतना मुश्किल था। इसलिए राधा रमा ने उन्हें आपस में लड़ने के लिए बोला। जब कृष्णानंद की बेटी इंडिया आई, तब राधा रमा ने उसे पकड़ के वर्धा की सील्ड व्हीकल में बैठा दिया, क्योंकि उसे पता था कि देवा आद्या को बचाना ज़रूर जाएगा। फिर जब देवा ने उस सील्ड व्हीकल को रोका तो इसे वर्धा की नज़र में देवा का, इसलिए राधा रमा ने उन्हें आपस में लड़ने के लिए बोला। जब कृष्णन की बेटी इंडिया आई, तब राधा रमा ने उसे पकड़ के वर्धा की सील्ड व्हीकल में बैठा दिया, क्योंकि उसे पता था कि देवा आद्या को बचाने ज़रूर आएगा। फिर जब देवा ने उस सील्ड व्हीकल को रोका तो इसे वर्धा की नज़र में देवा आ गया, और क्योंकि ये देवा का काम अपना बनाया हुआ नियम था कि जो भी उस सील के रास्ते में आएगा उसे मार दिया जाएगा, वर्धा उसे मारने पर तुल जाता है। इसलिए राधा रमा ने उन्हें आपस में लड़ने के लिए बोला। जब कृष्णन की बेटी इंडिया आई, तब राधा रमा ने उसे पकड़ के वर्धा की सील्ड व्हीकल में बैठा दिया, क्योंकि उसे पता था कि देवा आद्या को बचाने ज़रूर आएगा। फिर जब देवा ने उस सील्ड व्हीकल को रोका तो इसे वर्धा की नज़र में देवा आ गया, और क्योंकि ये अपना बनाया हुआ नियम था कि जो भी उस सील के रास्ते में आएगा उसे मार दिया जाएगा, वर्धा उसे मारने तुल जाता है। तो ये थी सलार पार्ट 1 सीज फायर की स्टोरी। इसके आगे की कहानी हमें सेकंड पार्ट शौर्य पर्वन में दिखाई जाएगी, जहां हमें ये पता चलेगा कि वर्धा खानसार का राजा कैसे बना, देवा और वर्धा की दुश्मनी क्यों हुई, और क्या शौर्य कबीले वाले अपना बदला ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। ये सब जानने के लिए हमें सलार पार्ट 2 का इंतज़ार करना होगा, जो 2025 में रिलीज़ होगी।
तो दोस्तों ये थी सलार मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर ज़रूर करिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस टाइम पर मिल सके।